ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आज बेन का फ्यूनरल था। उसे दफनाने के लिए कॉफिन में कीले ठोकनी शुरू ही की गई थी कि अचानक कॉफिन के अंदर से जोर जोर से उस पर हाथ पैर मारने की आवाजें आने लगी। सारे लोग बुरी तरह से डर गए थे। कुछ औरतें तो वहां बेहोश भी हो गई और रोजलिन चीखने लगी, बेन जिंदा है, बेन जिंदा है, प्लीज कोई उसे कॉफिन से निकालो, मेरा बेन जिंदा है, ही इज अलाइव, प्लीज कोई कॉफिन से निकालो। कॉफिन को खोला गया तो बेन बड़ी बड़ी आंखें किए सांस लेने को बड़ा सा मुंह खोले उठ के बैठ गया। सारे जान पहचान वाले, उसे चाहने वाले सबके प्यार को तुरंत डर ने मार दिया। उसकी बीवी रोजलिन भी 4 कदम पीछे ही हटी। बेन अपना हाथ रोजलिन की ओर बढ़ाए कुछ कहना चाह रहा था। रोजलिन एक आखिरी बार सुनना चाहती थी कि बेन क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर बिना सांस के हाँफते हाँफते एकदम से जैसे बेन का दम एक बार फिर से घुटा और वो वापस कॉफिन में गिर गया। इतना सब कुछ देखने के बाद आसपास लगी भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। एक आदमी डरते हुए उस कॉफिन के पास गया और बेन को दोबारा चेक किया तो पाया कि उसकी धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए रुक चुकी थी। उसको आखिरकार दफन करके सब लोग वापस अपने घर की ओर गए। रोजलिन रास्ते भर यही सोचती रही कि बेन जिंदा था भी या नहीं। आगे क्या होना है ये कोई नहीं जानता था। बेन की मौत के बाद रोजलिन को देखने वाला कोई नहीं था। 1 महीने पहले ही उनकी शादी को 2 साल पूरे हुए थे और आज रोजलिन दुनिया में एक बार फिर अकेली थी। रोजलिन बड़े से आलीशान बंगलों में अकेली थी। नौकर काम खत्म करके चले गए थे। अकेले अपने कमरे में ही टीवी देखते देखते रोजलिन कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। बार बार वही बेन के फ्यूनरल का नजारा उसकी आंखों के सामने से गुजर जाता और अचानक उसकी नींद खुल जाती। लाख कोशिशों के बाद रोजलिन को दोबारा नींद आई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी नींद टूटी एक आवाज से। उठ के रोजलिन ने सबसे पहले खिड़की से झांका तो पाया कि गार्डन में कोई नहीं था। दोबारा सोने गई तो ठीक से नींद नहीं आई। अगले दिन पूरे वक्त लोग मिलने और दुख जताने आते रहे और रात को जब रोजलिन सोने गई तो उसकी नींद में शुरू हुई एक बार फिर से वही सारी पुरानी आवाजें। रोजलिन ने देखा कि वो कब्रिस्तान में है और बेन का कॉफिन सामने उसकी ग्रेव में है। लोग उसमें मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी डाल रहे हैं और एक आदमी उसी हालत में
कॉफिन पर कीलें ठोक रहा है। आसपास जमा सारे लोग मिट्टी डाल के जाने लगे और कॉफिन पर कीले ठोकने वाले उस आदमी ने पलटकर रोजलिन से कहा, आप भी एक मुट्ठी मिट्टी डालिए। और उस आदमी का चेहरा देखते ही रोजलिन चीखती हुई अपनी नींद से जागी, क्योंकि वो कोई और नहीं, बेन ही था। ये सपना शायद एक बार देखती तो भुला भी देती रोजलिन, लेकिन अगले एक हफ्ते तक यही एक सपना और यही आवाज रोजलिन को रोज रोज सुनाई देती रही। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। शायद उसका बेन जिंदा था, शायद कुछ ऐसा था जो उसे पुकार रहा था। वो वापस ग्रेवयार्ड पहुंची और फादर से बहुत मिन्नतें करके सारी बात बताकर उसने कब्र दोबारा खुदवाई। कॉफिन निकाल के खुलवाया तो देखा बेन की लाश उस कॉफिन के अंदर नहीं थी। कॉफिन खाली था। ऐसा कैसे हो सकता था? लाश कैसे कहीं जा सकती है? रोजलिन की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर याद था कि जब बेन को यहां दफनाया गया था तो उसके हाथ में उसकी घड़ी, वेडिंग रिंग और गले की चेन थी। शायद उसकी लाश इन्हीं चीजों के लिए गायब की गई हो। रोजलिन ने तुरंत इसकी रिपोर्ट पुलिस में करवाई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की और सबके बयान लिए और उसके बाद रोजलिन परेशान सी वापस घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचने के बाद रोजलिन ने जब दरवाजा खोला तो उसे समझ आया कि डर किसे कहते हैं। पूरे घर में, छत पर और दीवारों पर, हर जगह सिवाय नीचे फर्श के मिट्टी से जूतों के ऐसे निशान बने थे जैसे कोई जमीन पर नहीं, घर की दीवारों और छत पर टहल कर गया हो। कब्रिस्तान में बेन की लाश का कॉफिन में ना होना और इस वक्त घर में दीवारों और कमरे की छत पर मिट्टी से जूतों के निशान देखकर रोजलिन को समझते देर नहीं लगी कि यह सब क्या था। वो तुरंत घर से बाहर वापस निकली और अपनी एक सहेली को फोन किया और उसके आने तक रोजलिन बाहर ही बैठी रही। उसके आते ही रोजलिन ने उसे पूरी बात बताई तो उसकी दोस्त रोजलिन को समझा बुझाकर वापस घर के अंदर ले गई। इस वक्त घर की दीवारों और कमरे की छतों पर पैरों के निशान नहीं थे, जिसे देखकर रोजलिन की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। रोजलिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इतने दिनों से वो ठीक से सोई भी नहीं थी। रोजलिन अपने कमरे में सोने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ ही दूसरे गेस्ट रूम में जाके सोने को लेटी। तो कुछ देर के बाद सोते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी। रोजलिन का पलंग बॉक्स बेड था, जिसके अंदर से कोई जोर जोर से नॉक कर रहा था और एक घुटी सी चीख की आवाज आ रही थी। रोजलिन उठी
उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अपने कमरे में अपने बेड के किनारे से एक आती हुई आवाज उसे सुनाई दी। रोजलिन चीख कर बेड से उतरने ही जा रही थी कि उसका बेड हवा में आवाज करता हुआ उठा और चिल्लाती हुई रोजलिन और तेज चिल्लाने लगी। उसका पलंग हवा में उठा और रोजलिन की चीख के साथ ही उसका बेड जमीन पर जोर की आवाज के साथ गिरा। रोजलिन कमरे से बाहर चीखती हुई भागी और बाहर निकल के उसने देखा कि उसकी सहेली रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। रोजलिन ने जैसे ही अपनी सहेली का हाल देखा वो तुरंत भागी बाहर और दरवाजा खोलकर अपने घर के मेन गेट तक पहुंची होगी कि तभी उसके दोस्त की आवाज आई। अरे सॉरी रोजलिन, मुझे आने में टाइम लग गया। क्या करूं यार, टैक्सी नहीं मिल रही थी। ये इतना सब कुछ शायद रोजलिन के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया था। वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जब घुटन से हल्की हल्की नींद खुली तो वो हाथ पैर चला नहीं पा रही थी। सांस लेने में घुटन बहुत ज्यादा हो रही थी रोजलिन को। उसको बस सांस लेनी थी, लेकिन एक मुट्ठी हवा भी मिलना मुश्किल हो रहा था। रोजलिन को हाथ पैर मारते हुए समझ आया कि ये घुटन और हाथ पैर ना हिल पाना इसलिए है क्योंकि वो एक कॉफिन के अंदर बंद है। उसकी बुरी तरह खटखटाते रहने से आखिरकार कॉफिन खुला और रोजलिन हांफती हुई बुरी तरह उठकर बैठी। सांसें ठीक हुई तो रोजलिन ने देखा उसकी वही सहेली खड़ी मुस्कुरा रही थी और रोजलिन से कह रही थी, ओह माय गॉड रोजलिन, तुम जिंदा हो? I just thought I'd lost you. रोजलिन तुरंत उठकर कॉफिन से निकली और सीधे कब्रिस्तान के बाहर भागी। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही रोजलिन को जैसे पता था कि उसे कहां जाना है। अगर इस वक्त उसे जिंदा रहना है और सुकून से रहना है तो वो वहां से सीधे अपने बॉयफ्रेंड के घर गई। लेकिन वहां भी पहुंच के उसे लगा जैसे दौड़ अभी और बाकी है, क्योंकि वहां ताला लगा हुआ था। कुछ देर वहीं पर दरवाजे के पास बैठे रहने के बाद रोजलिन ने इधर उधर पूछताछ की तो पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड रॉबी कहीं बाहर नहीं गया था, बल्कि वो मेंटल असाइलम में बंद था। इस वक्त उसका वहां इलाज चल रहा था। एड्रेस लेकर वहां पहुंची तो रोजलिन और रॉबी एक बार फिर आमने सामने थे। रॉबी के चेहरे पर हंसी थी। रोजलिन को उसने जो कहा उस पे रोजलिन को यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि रॉबी ने उससे बताया कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसके हस्बैंड के मर जाने के बाद उससे शादी भी नहीं कर सकता। उसे दरअसल सैंड्रा पसंद है और वो उसी के साथ रहेगा। इतना कह के रॉबी मुड़ा और चलते हुए बाहर चला गया।
रोजलिन ने अचानक कुछ देखा। रॉबी को तो मेंटल असाइलम की ड्रेस में होना चाहिए था, लेकिन वो सूट बूट में था। रॉबी जाते जाते मुस्कुराया और दीवार पर शीशे की तरफ इशारा करके गया। रोजलिन ने शीशे में देखा तो पाया असाइलम में पेशेंट रॉबी नहीं, वो खुद थी। असाइलम की ड्रेस में रॉबी नहीं, वो थी। और पागल रॉबी नहीं, वो थी। रोजलिन वहां से भागती हुई अंदर की ओर गई, रोती बिलखती चीखती चिल्लाती, और जो एक बिस्तर उसे खाली मिला वो उसी पर बैठ गई और सोचने लगी कि वो यहां कैसे पहुंची और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कि ठीक तभी उसके बैठने के थोड़ी देर बाद वो बिस्तर हवा में उठा और नीचे गिर पड़ा। रोजलिन का चीखना चिल्लाना बंद ही नहीं हो रहा था। उसकी चीखें, उसका रोना, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी है जो सब कुछ बर्बाद किए चली जा रही है। इससे सिर्फ एक ही चीज और हुई, असाइलम वालों ने उसको सीधे एक ऐसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जहां अचानक ऐसा लगा कि पूरी दुनिया से कोई वास्ता ना हो, क्योंकि उस कमरे में रोजलिन को न तो कोई आवाज बाहर से आ रही थी और ना ही उसकी आवाज बाहर जा रही थी। रोजलिन का इतना बुरा हाल जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी थी। अजीब टूटा फूटा उबड़ खाबड़ सा फर्श था कमरे का, और लेटने का बिस्तर भी दीवार पे बना था जैसे ट्रेन की बर्थ होती है। रोजलिन की चीखें धीरे धीरे अब बंद हो चुकी थी। अब उसे डर, परेशानी, इन सब से कहीं ज्यादा भूख लग रही थी। कुछ ही देर के बाद उसके कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज हुई। दरवाजा खुला और एक लेडी कांस्टेबल ने उसे साथ चलने का इशारा किया। रोजलिन वहां से बाहर निकली तो देखा कि वो दरअसल किसी मेंटल असाइलम में नहीं, वो तो जेल के अंदर थी। रोजलिन का दिमाग धीरे धीरे और ज्यादा खराब होते जा रहा था। काफी साल पहले रोजलिन बेन से मिली थी। बेन अच्छी तरह सेटल्ड बिजनेसमैन था और शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। रोजलिन से मिलने के बाद दोनों ने शादी कर ली। रोजलिन बेन के पैसे उड़ाए चली जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो हद हो गई थी। रोजलिन पैसों को पानी की तरह बहाए जा रही थी। बेन को कुछ सूझा तो वो एक दिन उसके पीछे पीछे हो लिया और तब चौंक गया जब रोजलिन की गाड़ी बेन के उसी दोस्त रॉबी के घर के बाहर रुकी जिसने दोनों को मिलवाया था। रॉबी और रोजलिन एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दोनों एक ही जैसे पैसों के भूखे थे। उन्हें बेन के पैसों से मतलब था बस। बेन ने जब दोनों को एक साथ पकड़ा तो रॉबी ने बातों बातों में बहला फुसला के उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया और मामला सुसाइड का दिखाया गया। लेकिन अब क्या? रोजलिन खाने के लाइन में लगी हुई थी। प्लेट लेकर चुपचाप कदम आगे बढ़ाई जा रही थी। खाना खाने के बाद रोजलिन को वापस
उसी कमरे में बंद कर दिया गया। रोजलिन जमीन पर ही लेटी हुई थी जब उसे एक आवाज अपनी दाईं तरफ से सुनाई दी। रोजलिन अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसकी बाईं ओर से भी वही आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे रोजलिन के करीब आने लगी और करीब आते आते अचानक उस अंधेरे में रोजलिन को और एक आवाज सुनाई दी और आखिर में एक बार फिर वही आवाज जो रोज सोने के पहले वो सुनती थी, उसने दोबारा और आखिरी बार सुनी। ये आवाज बेन की थी, जिसने कहा, चलो रोजी, तुम्हारा टाइम हो गया है अब। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।